So good morning to all of you. आज हम लोग एक नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि प्रीवियस वन से नो डाउट कोर रिलेटेड है, राइट। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 2-3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। एक बार जस्ट मैं रिकॉल कर दूं कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स नीड एंड डेवलपमेंट डिस्कस किए थे, और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे प्लैंक्स हाइपोथेसिस एंड ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, राइट। उसके बाद हम थर्ड लेक्चर में डिस्कस किए थे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, वेव एंड पार्टिकल, राइट। यानी कि रेडिएशन के दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है और दूसरा पार्टिकल नेचर होता है। इसलिए इसको हम डुअल, दो तरह का नेचर होता है, साइमल्टेनियसली ये पॉसिबल नहीं है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में ये रिप्रेजेंट होता है, राइट। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने बात कर चुके हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, जो टॉपिक्स है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको हम बॉदर करने जा रहे हैं। तो बहुत कंसंट्रेशन से इसको समझने की कोशिश कीजिए, राइट। और ये बहुत इजी, राइट, और बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, और तुम कह सकते हैं कि मैटर वेव्स का कॉन्सेप्ट। मैटर वेव्स क्या होते हैं, डी ब्रॉगली वेव्स क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। और ये भी साथ ही साथ हम ये भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि जो मैटर के भी दो नेचर होते हैं, यानी कि मैटर पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और मैटर वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें, और फिर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, तो बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, राइट। तो हमने डिस्कस किए थे कि 1901 में प्लैंक्स ने हाइपोथेसिस प्रोवाइड किए थे रेडिएशन के ड्यूअल नेचर का, राइट। आफ्टर 41 इयर्स लुइस डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट थे, 1942 में लुइस डी ब्रॉगली ये बताया कि मैटर जो होता है उसके भी दो नेचर है। मैटर हैज आल्सो ड्यूअल नेचर, राइट। दैट मींस पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट लाइक रेडिएशन। इस तरह से प्लैंक्स हाइपोथेसिस में हमने बॉदर किया कि रेडिएशन के दो नेचर हैं, वेव एंड पार्टिकल। वेव कौन से फिनोमेना प्रूव करता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। और फोटो इलेक्ट्रिक कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है वो पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है रेडिएशन का, राइट। तो उसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके डी ब्रॉगली ने ये बताया कि मैटर के भी दो तरह के नेचर हो सकते हैं, पार्टिकल भी हो सकता है और वेव नेचर भी हो सकता है, राइट। उसको हम यहाँ पर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे, और ऐसा नहीं कि हम साइंस में, फिजिक्स में ऐसे कुछ भी बोल देंगे और वो आप साइंटिस्ट बन जाएंगे और उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा, नहीं, ऐसी नहीं होती है। साइंस में वही चीजें एग्जिस्ट करती है, फिजिक्स में वही चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिसके फैक्ट्स होते हैं, जिसके एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन होता है, राइट। तो नो डाउट इन सारे का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, एग्जिस्टेंस है, और दूसरे साइंटिस्ट इसको एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई किए हैं कि वाकई में किसी मैटर के साथ वेव एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, राइट। उसको हम डी ब्रॉगली वेव किस तरह से कह सकते हैं, वो दो तरह का नेचर कैसे शो करता है, ये सारा कुछ हम आगे के लेक्चर्स में लर्न करेंगे, right. So its hypothesis about the dual nature of matter was based on the following observations. First thing is the whole universe is composed of matter and electromagnetic radiation. जिस भी हम यूनिवर्स में हैं, right, उस यूनिवर्स में जो भी चीजें अवेलेबल है उसमें दो चीजों को कंसीडर, तो मैटर और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम लाइट कह सकते हैं, उसको रेडिएशन कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं, राइट। तो ये मैटर और रेडिएशन दो चीजें से ही ये यूनिवर्स मिलकर बना है, इसके अलावा और कुछ आप नहीं कह सकते ना। लाइट जिसके वजह से हम किसी मैटर को ऑब्जर्व कर पाते हैं, राइट, फिर दोनों चीजों के ये बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। सेकंड पॉइंट क्या है, द नेचर लव्स सिमेट्री, एज द रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर, मैटर शुड आल्सो पोजेस ड्यूअल नेचर। नेचर क्या है, जो हमारे सराउंडिंग में कोई फिनोमेना हो रहा है वो नेचर के थ्रू हो रहा है ना। तो नेचर को ऐसा है कि कोई फिनोमेना हो रहा है तो वो मतलब सिमेट्री लाइक करता है, राइट। अगर उसमें सिमेट्री हो तो वो ज्यादा प्रेफरेंस करता है,
तो यहाँ पर सिमेट्री की बात क्यों आई? क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली है रेडिएशन के बारे में कि रेडिएशन एक एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में और इसकी दो तरह की नेचर। और जो दूसरा पार्ट है वो मैटर है। तो मैटर के भी पास दो ऐसे नेचर होने चाहिए, ये इनका कंक्लूजन, इनका ऑब्जर्वेशन है साथ, राइट? क्योंकि रेडिएशन की दो तरह की नेचर। तो इन ब्रीफ हम क्या कह सकते हैं? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट है अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में, मैथमेटिक्स में, डी ब्रॉगली वेव्स में ये सारा कुछ आपको मेंशन करेंगे। अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल, राइट? कोई भी पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल का एग्जांपल क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, राइट? पार्टिकल का कोई आप नाम ले सकते हैं। मूविंग मटेरियल पार्टिकल, right, has wave property associated with it. The waves associated with moving particles are called matter waves or Pilot's waves or de Broglie waves, right? इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, राइट? अब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, राइट? तो वेलोसिटी होगी तो उसके साथ एक वेव भी होगी, उसके साथ एक वेव भी होगी। उस वेव को हम क्या कह सकते हैं? मैटर वेव्स कह सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है? किसी एटम के इनसाइड में एग्जिस्ट करेगा। और ये एटम कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? किसी सब्सटेंस के इनसाइड में। अंदर बल्क लेवल पे हम बात करने लगे तो हम कह देंगे कि सब्सटेंस के इनसाइड में एटम्स, मॉलिक्यूल्स टाइम से, राइट? तो इसके साथ जो वेव अटैच है उस मैटर के साथ, मैटर यानी कि कोई सब्सटेंसेस, कोई पार्टिकल्स, उसको हम कह सकते हैं मैटर वेव्स और यू कैन से पायलट्स वेव्स, क्योंकि वही उसके साथ प्रोपेगेट हो रहा है। वेव के इनसाइड में ही वो पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, वेव के आउटसाइड में नहीं, राइट? उस वेव को हम कह सकते हैं डी ब्रॉगली वेव्स। इन द ऑनर ऑफ डी ब्रॉगली, दिस वेव इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव्स, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया। अगर आप लोगों ने कुछ डिस्कवर कर दिया नया तो आपके नेम से हो जाता है, राइट? तो ट्राई कीजिएगा कुछ नया, राइट? तो यहाँ पर हम लोगों ने मैटर वेव्स के बारे में बॉदर किए, पायलट्स वेव्स सेम ही चीज है, डी ब्रॉगली वेव्स की बात की है, और ये बॉदर किए कि किस तरह से रेडिएशन के दो नेचर हो सकते हैं, पहला वेव, दूसरा पार्टिकल। उसी तरह से मैटर के भी दो नेचर हो सकते हैं, एक टाइम पे पार्टिकल, दूसरे टाइम पे वेव नेचर हो सकता है, राइट? दैट इज कॉल्ड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इन ब्रीफ आप कह सकते हो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, राइट? अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो आपके माइंड में आ सकता है कि क्या हम उस वेवलेंथ को, उस वेव के साथ कई सारे फिजिकल पैरामीटर है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे कि फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, उसकी इंटेंसिटी है, राइट? डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड, वेलोसिटी, कई सारे पैरामीटर है उस वेव से रिलेटेड, राइट? तो उन सारे को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव है तो उसकी लेंथ कितनी हो सकती है? वेव की लेंथ, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव crust and graph, that is called wavelength, right? Wave का definition आप क्या बता सकते हैं? Basically it is a disturbance produced in the medium that propagates in the medium in the form of energy, right? तो देखिए कई सारे इसमें कीवर्ड्स है, उसको बार-बार मैं डिफाइन नहीं करूंगा, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि जो भी कीवर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप बॉदर करें, अगर गूगल भी कर सकते हैं, आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, राइट? तो देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का सिंबल यहाँ पर लैम्डा है, राइट? तो हमने पहले ही प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एक सिंगल फोटॉन के पास एनर्जी कितनी होती है। फोटॉन क्या होता है? एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, राइट? तो सिंगल फोटॉन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच नहीं होती है। ये क्या है? एनर्जी है, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट? And that is 6.67 into 10 raised to power minus 34 joule second, and nu is the frequency of that radiation, right? That photon, that light, that energy, right? ये synonyms मैं बार-बार बोल रहा हूँ so that कि आप साइलेंट ना रहें। आप जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि what is photon
फोटोन, व्हाट इज रेडिएशन, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज एनर्जी, तो उसमें आप कुछ भी बताएं, राइट। तो हमें पहले से एक और फॉर्मुलेशन मालूम है कि फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, राइट। तो न्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, या फिर सिंपल आपको मालूम है ये v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। जनरल टर्म में यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रहा है, मैटर की नहीं बात हो रहा है, यहाँ फोटोन की बात हो रही है। तो स्पीड ऑफ लाइट से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोशन करता है फोटोन, राइट। So C is equal to nu lambda. Nu is the frequency, right, and lambda is the wavelength. तो यहीं से आप nu is equal to C upon lambda रख देंगे, तो ये हो जाएगा SC upon lambda. That is the energy of one photon, right? So if a photon possesses mass, अगर फोटोन के पास मास हो, और मास कब हो सकता है? Which is only by virtue of its motion. उसके पास मास तभी हो सकता है जब वो मोशन में होगा, दैट इज इट्स रेस्ट मास इज 0। वो फोटोन तो आपको मालूम है कि वो रेस्ट में नहीं हो सकता है, और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से भी उसके रेस्ट मास को 0 आप प्रूव कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप इस डेरिवेशंस को चेकआउट कर सकते हैं, राइट, कि किस तरह से फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, या आप प्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इट्स एनर्जी इज गिवन बाय, राइट। फोटोन की एनर्जी रिलेटिविस्टिक एनर्जी के इस फॉर्मूलेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E is equal to mc²। आइंस्टीन का फेवरेट इक्वेशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम किसी पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो ये टोटली कॉन्सेप्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो अलग ही एक समझ लीजिए कि उसका पार्ट है फिजिक्स का, राइट। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखे होंगे। तो m क्या है? दैट इज द मास ऑफ फोटोन, राइट। ये ध्यान रखना कि दिस इज नॉट अ रेस्ट मास ऑफ फोटोन, दिस इज द relativistic mass of photon. M is equal to m naught under root m is equal to m naught upon under root 1 minus v square upon c square। ये फॉर्मूलेशन याद रखिएगा, राइट। दैट इज द रिलेटिविस्टिक मास, बिकॉज यहाँ पर लिखा है only by virtue of its motion, राइट। मतलब रेस्ट मास कह देंगे तब वो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूलेशन हमारे पास दो फॉर्मूलेशन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इक्वेट कर लीजिए, राइट। hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc²। hc अपॉन लैम्डा, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर रहा है, hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc²। c कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो मास का फॉर्मूलेशन आया दैट इज m इज इक्वल टू h अपॉन c लैम्डा, दैट इज मास ऑफ फोटोन is given by h upon Planck's constant upon speed of light। लेकिन से देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभार रैंडमली मैं बोल देता हूँ स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। एंड यहाँ पर ये वेवलेंथ। सो इफ यू नो द मास एंड वी नो द velocity of any particle, then we can calculate momentum of that particle, right? Because what is momentum? Momentum is basically it is a product of mass and velocity of particular thing, right? Now we can calculate momentum of that photon. That momentum of photon, momentum is represented by a small p, and that is equivalent to product of mass and speed of light mc। तो m की वैल्यू हमने कैलकुलेट किए थे, राइट। m की वैल्यू h अपॉन c लैम्डा, c से मल्टीप्लाई, ये इसमें आएगा ही, c कैंसिल आउट हो गया, तो जनरली इट इज इक्विवेलेंट टू h अपॉन लैम्डा। देखिए ऐसे तो ये बहुत सिंपल दिख रहा है, लेकिन मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं सारी चीजों को बॉदर करूं। सारे लोग इक्विवेलेंट नहीं है, सभी को एग्जैक्टली नहीं समझ में आता है, राइट। तो जिसको बहुत इजीली समझ में आता है तो उसको आप 2 मिनट में कंप्लीट कर लें, आधे सेकंड के लिए कंप्लीट कर लें, बहुत अच्छी बात है। बट उससे गो थ्रू जरूरी है कैसे क्या होगा, आपका टर्मिनोलॉजी और ड्राइव हो रहा है। तो वेवलेंथ यहाँ पर मोमेंटम है, राइट। p is equal to h upon lambda, lambda is equal to h upon p। This is wavelength of this photon, d Broglie wave। This is the wavelength of d Broglie wave। तो फोटोन की बात हो रही है, राइट। अब हमें अगर इसी फॉर्मूलेशन से बल्ब पे बात करना हो
यानी कि किसी मटेरियल पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मुलेशन कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे हम, जस्ट instead of photon we consider a material particle of mass m moving with velocity v. सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर हमने किसी जनरल लाइफ में जो चीजें हमें दिख रही है, फोटोन नहीं दिखता हमें, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है उसका मास m है और वेलोसिटी v से, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप बाइक पे आप मोशन कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, आप उसके साथ आप डी ब्रॉगली वेव आपके बाइक के साथ, स्कूटी के साथ, कार के साथ कितनी एसोसिएटेड है, यू कैन कैलकुलेट, right? So we have to calculate mass of that particle, right, and velocity, by which velocity that car or bike is moving on the road, right? Then we can calculate momentum of that particle, right? Material particle, right? Material particle का हम उसका momentum calculate कर सकते हैं, right? So therefore wavelength of the wave associated with this moving particle is given by this. Lambda is equal to h upon mv, mass of that particle and that velocity of that particle. This is the wavelength. This is the de Broglie wavelength of material particle, right? वो हमने फोटोन के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, मटेरियल पार्टिकल का जो एग्जांपल बताया था, मैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल रियल लाइफ के लिए किया था। जो आप वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर मास भी बहुत ज्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। यहाँ पर डी ब्रॉगली, अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी ऑब्जेक्ट के साथ कितनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसको हम क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं, क्यों नहीं उसको फील कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि वो वेवलेंथ बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें मास ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, राइट? ऑलरेडी यहाँ पर 10⁻³ सेकंड रहता है, राइट? इधर से डिवाइड होगा तो और भी कम हो जाएगा, तो ये वेवलेंथ और कम है, इसलिए हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ऑब्जर्व इन द सेंस की फील, राइट? मैटर में वो एक्सपेरिमेंटली तो उसको हम ऑब्जर्व कर ही लेंगे, राइट? और ऑब्जर्व कर चुके हैं, राइट? सो दिस इज अबाउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, right? This is the expression for de Broglie wavelength. Next हम लोग derivation करने जा रहे हैं de Broglie wavelength in terms of energy and temperature. एग्जामिनेशन में या इवन आपके मिड सेमेस्टर टेस्ट में ये पूछा जाता है, ये डेरिवेशन इसमें से कोई ना कोई एक जरूर आएगा आपका, राइट? इस पे प्रॉब्लम्स भी आपको करना है, राइट? वो आपके असाइनमेंट सेक्शन में अपलोड होगा गूगल क्लासरूम पे कल के लेक्चर के बाद, राइट? तो उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले आपको यहाँ तक क्लियर है तो जस्ट टाइप वाई फॉर कंफर्मेशन, कि अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप वाई टाइप कीजिए। अराउंड 38 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, बहुत ही फास्ट आप लोग यहाँ पर रिस्पॉन्स करें। अगर किसी को कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, तो सो दैट कि हम क्वेश्चन आवर्स में इसको पूछ लेंगे आपसे, राइट? अराउंड 30-31 स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, लेक्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं बहुत ही माइन्यूटली, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ हम मूव करते हैं, हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है। de Broglie wavelength in terms of energy and temperature, राइट? अभी हमने de Broglie wavelength क्या होता है, वेवलेंथ यानी कि वेव की लेंथ। वेव क्या था, de Broglie वेव क्या है कि every material particle associated with the wave and that wave is called de Broglie wave, and that wavelength of that de Broglie wave is called de Broglie wavelength, right? That can be measured mathematically, right? तो de Broglie wavelength का हमने फॉर्मुलेशन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ये किसके लिए है, मटेरियल पार्टिकल के लिए है। यहाँ पर हम h अपॉन p भी लिख सकते हैं, राइट? ये कंपटीशन में डायरेक्ट 4 मार्क्स के लिए फॉर्मुलेशन आता है de Broglie wavelength का फॉर्मुलेशन, राइट? अगर यहाँ पर आप फोटोन की बात करेंगे तो h अपॉन mc लिखेंगे, राइट? h इज इक्वल टू mc लिखेंगे। If is the kinetic energy of the material particle of mass m moving with velocity v, then kinetic energy, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, जब भी आपने साइंस पढ़ना स्टार्ट किया कि kinetic energy किसी पार्टिकल का कितना होता है, हाफ mv², right? m is the mass of that particle and v is the velocity of that particle. इसको, इस इक्वेशन को हमने मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, m से मल्टीप्लाई कर लीजिए, m से डिवाइड कर लीजिए,
ऊपर m² हो जाएगा, 2m हो जाएगा, राइट। तो ऊपर हो गया m² v², तो m² v² को आप क्या लिख सकते हैं, p² अपॉन 2m। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। This is the kinetic energy of material particle of mass m, right, moving with velocity v, right। तो मास और वेलोसिटी को मर्ज करके हमने मोमेंटम यहाँ पर टर्म लिखे, तो p² अपॉन 2m। ये इक्वेशन ध्यान रखेंगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, दिस एनर्जी इज इक्विवेलेंट, right। So this p is equal to under root 2me, just cross multiply करके 2me और स्क्वायर रूट, तो ये इक्वेशन आ गया, momentum is equal to a square root of 2 into mass into energy, right। तो इस इक्वेशन में हमने मोमेंटम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस टर्म में आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। देखिए इस इक्वेशन में लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p की वैल्यू अंडर रूट 2 में रहती है, राइट। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m, इज द एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। So the de Broglie wavelength of particle is inversely proportional to the square root of the energy of the particle। देखिए Planck constant की वैल्यू फिक्स है, mass of that particle will also fixed, right। तो lambda किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, राइट। तो इन शॉर्ट इन ब्रीफ आप इस स्टेटमेंट को यहाँ पर जो बोलेंगे ये आप ये कह सकते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ is inversely proportional to the square root of the energy of the particle, right। अब हम बात करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ये जो फॉर्मूलेशन है ऐसा है कि आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, अगर नहीं पढ़ रखे हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप +1 की बुक्स उठाएंगे तो उसमें आपको ये मिल जाते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, the average kinetic energy of the material particle is that is given by is equal to kinetic energy, आपको तो जनरल टर्म हाफ एम वी स्क्वायर मालूम है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर दिस इज इक्विवेलेंट टू 3/2 kT। आपने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ रखे होंगे, हाफ kT, राइट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, दैट इज 3/2 kT, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ temperature, the average kinetic energy of the material particle that will be given by 3/2 kT। तो इस इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इससे हम यहाँ पर E की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है इसमें टर्म है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। दिस इज K, आपको पहले से मालूम है, दैट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट and the value of Boltzmann constant is 1.38 into 10 to the power -23 joule per Kelvin, right। and T is the absolute temperature of the particle। उस पार्टिकल का टेम्परेचर कैपिटल T है और इस यहाँ पर जो स्मॉल k है दैट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पर एनर्जी की जगह आप क्या रख देंगे, kT, मतलब 3/2 टोटल इक्वेशन ही आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जस्ट यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, h अपॉन अंडर रूट यहाँ पर 2 था और m भी था, e की जगह क्या रख देंगे 3/2 kT, तो 2 कैंसिल आउट हो गया तो 3m kT, ये यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन ये मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज de Broglie wavelength in the terms of temperature, or you can say that absolute temperature, right। So de Broglie wavelength decreases with increase in temperature of the particle and increases with increase in temperature। ये important concept है, right। क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि environment का temperature increase हो रहा है तो de Broglie wavelength क्या होगा, decrease होगा, क्योंकि ये उसमें इनवर्स में है, ये रेसिप्रोकल है, स्क्वायर रूट भी है, राइट। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर को हम कम कर दिए तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड होगा दैट विल बी इंक्रीजेस, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, राइट। सो ये दो टर्म हमने पॉज कर लिए। अब लास्ट 10 मिनट्स अभी हमारे पास है, राइट। तब ये मीटिंग ओवर हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा।
राइट, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके पहले ही हम कंप्लीट कर लेंगे। राइट, जो हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स बचेगा उसमें क्वेश्चन पूछ लेंगे। इन बिटवीन अगर आपको क्वेश्चंस माइंड में आता है तो उसको नोट डाउन करें, क्वेश्चन आउट में जरूर आप पूछें, राइट, या चैट सेक्शन में ड्रॉप करके रखें। देखिए, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, कई सारे यहाँ पर टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस का है, राइट। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी पोटेंशियल डिफरेंस के मतलब इन्फ्लुएंस में मोशन कर रहा है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कुछ इसमें बहुत ही कीवर्ड्स इंटरेस्टिंग है, राइट। और मैं जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं बॉदर करने जा रहा हूँ, जस्ट मान लीजिए कि पोटेंशियल एक तरह की एनर्जी है, राइट, जो कि इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ मूव कराती है, राइट। अगर दो लोकेशन पे डिफरेंट एनर्जी होगी तो उसका जो डिफरेंस होगा दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। देखिए, सपोज एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, किसी इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी प्रोवाइड की, पोटेंशियल प्रोवाइड किए, राइट, उसको एक्सेलरेट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर है तो अपने आप नहीं मोशन कर सकता है, उसके पास जितनी एनर्जी है वो वाइब्रेट कर सकता है अपने लोकेशन पे, अपने आप वो मोशन नहीं करेगा जब तक उसको हम कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइड करें, है ना। ऐसे मान लीजिए कि कोई कॉपर वायर है, कॉपर वायर में क्या है, वो आयरन का कॉपर उसका है, कॉपर कोई ना कोई इसमें एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्री जो हो जाएंगे वो मोशन करते हैं, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन उस सब्सटेंस के अंदर, तो वो तो बाउंडेड ही है उस सब्सटेंस के इनसाइड में, जब तक उसको हम करंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम पोटेंशियल या फिर एनर्जी या करंट कहते हैं, तब तक वो मोशन नहीं करेगा, right? So the gain in kinetic energy of this accelerated electron is equal to the work done by the electric field on the electron. अब वर्क डन का टर्म आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक टर्म आ गया, ये सारे आप प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ आ रहे हैं। एक्सीलरेशन की बात आ गई, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास कितनी होगी, जितना हमने उसको उस चार्ज पार्टिकल पे, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है उसको हमने एक्सेलरेट किए उस पार्टिकुलर पोटेंशियल से, जितनी उसको हमने एनर्जी प्रोवाइड की। तो बेसिक फॉर्मूला आपने प्लस 2 में पढ़ रखे हैं कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन फॉर नेट चार्ज, देन वर्क इज इक्वल टू QB, राइट। यहीं से वर्क इज इक्वल टू QB, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, Q क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सिंबल है उसका, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का सिंबल E होता है, तो इसको हम E लिख सकते हैं। यानी कि हमने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो उसको अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन उससे पुश होगा, राइट, तो आगे की तरफ मूव करेगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि वर्क होगा, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड वर्क डन, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट से हमने कह दिया कि दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू where is the charge on electron, that is measured in coulomb, and is the mass of electron, that is measured in kg, and b is the velocity of electron, that is the meter per second, राइट। दोनों साइड में हमने m से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू mev, राइट। इसको हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिए, तो mv इज इक्वल टू अंडर रूट 2 mev, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, राइट। तो ओवरऑल हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, mv की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, तो बेसिक फॉर्मूलेशन हमने पढ़ रखे हैं, इसको जूम करूं, देखिए, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, जो कि v पोटेंशियल डिफरेंस में वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का बेसिक फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv होता है, mv की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट कर ली है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, दैट इज 2 mev, राइट। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। और यहाँ पर हमें पोटेंशियल अभी नहीं मालूम है, पार्टिकुलर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो आप उस टाइम पता चलेगा कि 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 100 वोल्ट, व्हाटएवर आप कितना अप्लाई कर रहे हैं, उस वैल्यू से आप उस इलेक्ट्रॉन के साथ कितनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ कितना होगा, दैट कैन बी कैलकुलेटेड, राइट। तो बहुत ही सिंपल से यहाँ पर इसको सॉल्व करके, और ये फॉर्मूलेशन आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट b एंगस्ट्रॉम, राइट। एंगस्ट्रॉम में इस तरह से आप वैल्यू, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको वोल्ट मीटर पे रिप्रेजेंट हो जाएगा कि कितना उसको पोटेंशियल आप उसको दे रहे हैं, एनर्जी कितनी दे रहे हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड आप कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पे वर्क डन कितना किया जा रहा है, वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। ओवरऑल आपको वोल्टमीटर से वोल्टेज पता चल जाएगा, उस वोल्टेज से आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट dual nature of matter, or you can say de Broglie hypothesis or matter waves, de Broglie wavelength, and the different expression of de Broglie wavelength, like de Broglie wavelength in terms of energy, temperature, and potential difference, right? I hope ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो भी बात की है अभी डी ब्रॉगली वेव्स का, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उनके साइंटिस्ट का जो नेम है दैट इज डेविसन एंड जर्मर, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उससे प्रूव किए कि हर एक मटेरियल के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी कि वेव एसोसिएटेड होती है, जिसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं, और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो आई होप ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप चैट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग को अगर ये सारा कुछ क्लियर है तो प्लीज वंस अगेन टाइप वाई इन चैट सेक्शन। शिफा, जशन, प्रीतम, मंजूर, रिमी, बस एक्टिव रहा कीजिए आप लोग लेक्चर में, ठीक है। काफी लोगों को रेस्पॉन्स आ गया, कुछ समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं लेक्चर स्टॉप कर दूं।